हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 60 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ू फेन एक ऐसी लड़की के घर पर रहने के लिए जाता है जिसका कहा जाता है कि उसे एक बीमारी है, जो भी उसे छूता है वो मर जाता है। स्लम्स एरिया के सारे लोग उसे वहाँ पर जाने से मना करते हैं, लेकिन ज़ू फेन कहता है ऐसी दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं है जिसे मैं अपनी बुक ऑफ एस्पर की मदद से ठीक न कर सकूं। और वो अंदर चला जाता है और उस लड़की से मिलता है। वो लड़की उसे रहने की जगह दे देती है और कहती है रात के वक्त कभी मत निकलना वरना तुम मारे जाओगे। ज़ू फेन रात के वक्त अपने ब्लडी बेबी को बाहर भेजता है और वो क्या देखता है कि कोर्टयार्ड के सेंटर में वो लड़की एक फॉर्मेशन बनाकर बैठी होती है। ज़ू फेन उस फॉर्मेशन को पहचान लेता है और काफी ज्यादा हैरान होता है। ज़ू फेन कहता है लोगों को लगता है कि ये बीमार है और ये लोगों को मारती है, लेकिन असल में तो ये है कि ये वाकई में बीमार है। ये अपने जख्मों को हील करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाकर बैठी है। ये एक लेवल 3 की, क्योंकि बॉडी के ऊपर जख्मों को हील करने के लिए होते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर पॉइजन हो तभी भी इसको सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। असल में ये लड़की उनको नहीं मारती, बल्कि इसके पास जो फॉर्मेशन है इसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी अगर किसी आम इंसान की बॉडी में चली जाएगी जो कि पावरफुल नहीं होगा तो वो मर जाएगा। ये लड़की रात के वक्त इस फॉर्मेशन को इसलिए बनाती है क्योंकि ये चांद से रोशनी लेती है, चांद की पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करती है ताकि इसकी बॉडी के अंदर जो हार्श पॉइजन है ये उस पॉइजन को दबाकर रख सके, वरना वो पॉइजन फैल जाएगा और ये बहुत जल्दी मर जाएगी। लेकिन असल में इस लड़की को इस बारे में नहीं पता। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे पॉइजन को क्योर करने के लिए पॉइजन को पीना। अगर ये खुद भी उस एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेती है तो ये एक दिन मर जाएगी, क्योंकि जिन एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेने की वजह से इसके मसल्स टूट जाएंगे और इसकी वेन्स फट जाएंगी, जिसकी वजह से या तो ये माजूर हो जाएगी या फिर ये बिल्कुल मर सकती है। और अगर ये मरती नहीं है तो इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो पहले से ज्यादा फैल जाएगा और इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेगा। और अगर वो पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा फैल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़की बच पाएगी। वो पॉइजन इस लड़की को मार डालेगा। ज़ू फेन कहता है आखिर इसकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा हार्श पॉइजन है जिसको सप्रेस करने के लिए इसे मून जिन की एनर्जी की जरूरत है। ज़ू फेन सारी रात उसको वहीं पर नोट करता है और फिर अपने ब्लडी बेबी को वापस बुला लेता है। जब सुबह होती है तो जाहिर सी बात है चांद डूब जाता है। चांद के गायब होते ही वो अपनी फॉर्मेशन को एंड करती है और उठकर बैठ जाती है। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं ज़ू फेन सामने की तरफ से भागता हुआ आ रहा होता है। ज़ू फेन दूर से उसे माय लेडी कहकर पुकारता है। वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है और जल्दी से लकड़ी के कुछ टुकड़े उठाकर अपनी फॉर्मेशन को कवर कर देती है। ज़ू फेन जैसे उसके करीब आता है वो लड़की गुस्से के साथ उसे कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रात के वक्त यहाँ पर मत निकलना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें समझाया था। ज़ू फेन हंसते हुए उससे कहता है माय लेडी आपने कहा था कि रात के वक्त मत निकलना, लेकिन अब तो सुबह हो चुकी है, सुबह के वक्त तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। वो लड़की उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ये लड़का तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तो सुबह हो चुकी है। और साथ ही वो लड़की उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं अपने रूल्स को चेंज करती हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ रहना है तो फिर जाकर उस टूटे से घर में जाकर बैठ जाओ, यहाँ पर घुमा फिरा मत करो। अब तुम्हारे लिए रूल अलग है, तुम रात के वक्त तो क्या दिन के वक्त भी यहाँ पर नहीं निकल सकते, और अगर तुम ऐसा नहीं करते जैसा मैंने तुमसे कहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। ज़ू फेन उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है या फिर उदास होने का नाटक करता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो फिर से अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाता है और उदास से लटके हुए चेहरे के साथ उसे कहता है माय लेडी मुझे लगता है कि आप अच्छे मूड में नहीं है। और साथ ही अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए उसके पास कुछ सेब होते हैं, वो उस लड़की को पकड़ा देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए बाग से ताजा सेब उतार कर लाया था, लेकिन आज तो तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तुमने तो सीधी तरह से मुझसे बात भी नहीं की। ज़ू फेन उसे सेब पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है और साथ ही कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे यहाँ पर रहने दिया। ज़ू फेन के जाने के बाद वो लड़की थोड़ी सी उदास हो जाती है और उसके लिए बुरा महसूस करती है कि मैंने उससे ठीक से बात नहीं की, और साथ ही अपना निकाब उतारते हुए उसके सेब को खाना शुरू कर देती है। जबकि ज़ू फेन छुपकर देख रहा होता है और कहता है इसने मेरे दिए हुए सेब को खा लिया है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है, मैं इसके दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ। ज़ू फेन कहता है अब मेरा सेकंड स्टेप ये होने वाला है, मैं उसके करीब जाऊंगा, यानी उसके साथ अपनी नजदीकी को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि मैं उसकी बॉडी के अंदर देख सकूं कि वो उसकी बॉडी के अंदर कौन सा पॉइजन है। ज़ू फेन कहता है क्योंकि मेडिकल साइंस में जो चीज आपको जिंदगी दे सकती है वही चीज आपको मौत भी दे सकती है, और अगर ये पॉइजन इतना ज्यादा स्पेशल है कि इसको सप्रेस करने के लिए मून जिन की एनर्जी की जरूरत होती है तो इसका मतलब मैं इसी पॉइजन को यूज करते हुए कोई ऐसी मेडिसिन बना सकता हूँ जिससे मैं अपने अंडे को दोबारा से रिवाइव कर सकूं। ज़ू फेन कहता है इस पूरी दुनिया में एक मर्द को सिर्फ औरत ही धोखा दे सकती है, औरत से बड़ा धोखेबाज कोई भी नहीं। और अगर हम लोग इसका उल्टा देखें तो इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई और चीज नहीं जिसको हम लोग धोखा नहीं दे सकते, यानी कि सिर्फ एक औरत है जिसको हम धोखा भी दे सकते हैं और उसे बहुत ही आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का होता है, दोपहर के वक्त का, जब वो लड़की दरख्त के नीचे बैठी अपने आप को कल्टीवेट कर रही होती है। असल में वो धूप में बैठी होती है, वो अपने ध्यान में बैठी होती है कि उसी वक्त बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, कोई कह रहा
होता है इस लड़की को मार डालो, इसको यहीं पर मार डालो। उस लड़की से रहा नहीं जाता और वो देखने के लिए वहाँ पर चली जाती है कि आखिर भाई शोर किस चीज का है। वो लड़की जैसी वहाँ पर जाकर देखती है तो कुछ लोग जू फैन को पीट रहे होते हैं। वो लड़की जू फैन की तरफ देखती है और लंबा सांस लेकर पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है ये मेरा मसला नहीं है। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है जू फैन चिल्लाकर कहता है तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को बुरा कहने की, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम सब लोग उसे ऐसे ही कहते रहते हो कि वो लोगों की जान लेती है, उसे बीमारी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। वो लोग उसे फिर से पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं एक बीमारी का घर है, वो जिसको भी टच करती है वो मर जाता है। पता नहीं अब तक कितने लोग उसकी वजह से मर चुके हैं और तुम्हें वो अच्छी लग रही है, हम तुम्हें भी मार डालेंगे, तुम उसको अच्छा कैसे कह सकते हो। जू फैन कहता है इस सब में उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, वो लड़की यहाँ पर तुमसे पहले रहने के लिए आई थी, यानी कि वो इस जगह की रहने वाली है। तुम सब लोग यहाँ पर आते हो और अपने आप पता नहीं कैसे मर जाते हो और सारा इल्जाम बेचारी उस लड़की पर डाल देते हो। मेरी नजर में तुम सब लोग मर्द नहीं हो, तुम्हें तो मर्द कहलाने का हक नहीं है। तुम सब लोग इस सारी बात का इल्जाम एक लड़की के ऊपर डाल रहे हो, तुम सब लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। बस इतनी बात का कहना था कि वो सारे लोग फिर से उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो जू फैन को नीचे गिरा लेते हैं और ऊपर से उसे किक मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़का अपने आप को बहुत बड़ा टफ समझ रहा है, चलो फिर इसे दिखाते हैं कि हम लोग कितने टफ हैं। वो उसे मारते मारते मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमें तो लगता है कि ये उस लड़की के साथ मिला हुआ है, इससे भी कोई बीमारी है, ये दोनों मिलकर हम सबको मारना चाहते हैं, हम लोग इसे मार देते हैं। जब वो लड़की देखती है कि जू फैन को बहुत ज्यादा मार पड़ रही है, वो आगे बढ़ती है और उन सब से कहती है रुक जाओ, इसे मारना बंद करो। वो सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। वो लड़की जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो सारे लोग साइड पर हो जाते हैं और कहते हैं इससे दूर रहो, ये प्लेग गर्ल है, इसको टच किया तो हम सब लोग मारे जाएंगे। वो लड़की सीधी जू फैन के पास चली जाती है और उसका बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है और कहती है तुम मेरे साथ आओ। जबकि बाकी के सारे लोग वहीं पर खड़े देखते रह जाते हैं कि आहिश यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़की उसे लेकर क्यों जा रही है। जैसे वो लड़की उसको लेकर वहाँ से चली जाती है वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो शुक्र है वो लोग यहाँ से चले गए, चलो अब जल्दी से सारे माल को आपस में बांट लेते हैं। जू फैन ने उनके लिए लिंगशी की एक बड़ी सी पोटली छोड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं। वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखकर कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, लगता है कि हम सबको 2-2 हजार स्पिरिचुअल स्टोन्स आ जाएंगे। उनमें से एक लड़का कहता है लगता है कि ये लड़का बहुत ही किसी बड़ी नोबल फैमिली से था, इसीलिए तो इसके पास इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। दूसरे वाला उसे कहता है तुम्हें इस बात से क्या मसला है, हमें उसने काम करने के स्पिरिचुअल स्टोन्स दिए, हमने उसका काम कर दिया, अब अपना अपना हिस्सा लो और यहाँ से चलते बनो। यहाँ पर टोटल 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, हर किसी के लिए 1,000 स्पिरिचुअल स्टोन, अपना अपना हिस्सा लो और यहाँ से चले जाओ और कोई भी फालतू मत लेना। उनमें से एक हंटर कहता है अगर वो उस लड़की को वाकई में पसंद करता है और उसे फंसाने के चक्कर में है, उसी के लिए तो उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन उसे तो हेयू मेंशन की किसी लड़की के लिए ये सब कुछ करना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो लड़का खुदकुशी करना चाहता है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। वहीं पर एक और कल्टीवेटर आता है और उसके सर में पंच मारते हुए कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें कहा ना कि अपने काम से काम रखो, अपना हिस्सा लो और यहाँ से चलते बनो। और एक और बात को याद रखना, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, अगर किसी को इस बारे में पता चला तो हम सब लोग मारे जाएंगे। एक और कल्टीवेटर उसे कहता है वो तो बस एक नोबल फैमिली का लड़का है, बिगड़ा हुआ लड़का जिसके पास बहुत सारा पैसा है, हमें उससे डरने की क्या जरूरत है। पहले वाला कल्टीवेटर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ एक नोबल फैमिली का आम सा लड़का है जिसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया है, वो जब मेरे पास आया था इस डील को लेकर तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, तो उसने मेरे सारे साथियों को वहीं पर मार डाला, सिर्फ मुझे छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हारे सामने आकर इस डील को रख सकूं। इसलिए चुपचाप अपना हिस्सा लो और यहाँ से चले जाओ, अगर किसी को बताया तो वो लड़का तुम्हें मार डालेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सारे लोग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपना अपना हिस्सा उठाकर वहाँ से चलते बनते हैं। नेक्स्ट सीन उस लड़की के घर का होता है। वो लड़की जू फैन को अपने घर में ले आती है और अपने पास एक मेडिसिन निकालकर उसके सामने करते हुए कहती है इस मेडिसिन को खा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। जू फैन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता और कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। वो लड़की उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जहर देने वाली हूँ, ऐसा नहीं है, इसमें मेडिसिन है। जबकि जू फैन सोच रहा होता है अगर मैं इस मेडिसिन को खा लूंगा तुम तो यहाँ से जल्दी से चली जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जल्दी से जाओ, मेरे पास ही खड़ी रहो। जू फैन उस लड़की से कहता है मैं तो तुमसे भी डरता नहीं हूँ, तो फिर मैं इस पिल से क्यों डरने लगा, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा कि तुम इसमें पॉइजन डालोगी। जू फैन फिर से अपना नौटंकी मूड चालू करता है और उसे कहता है तुमने मुझे कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, फिर तुमने मुझे बचाने के लिए वहाँ पर क्यों आई। वो लड़की जू फैन से कहती है लेकिन पहले तुम बताओ कि तुमने उन सब लड़कों के सामने मुझे डिफेंड क्यों किया, तुमने मुझे बचाने की कोशिश की, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं था कि वो सारे लड़के मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। अगर मैं वहाँ पर पहुँचने में सिर्फ 1 सेकंड की देरी कर देती तो वो लड़के तुम्हें मार मार कर मार डालते। जबकि जू फैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि रात को तुमने मून जिन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए आज के दिन तुम सूरज की एनर्जी में बैठी होगी ताकि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सको, ताकि तुम्हारे मसल्स को आराम मिल सके। तो मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि जब कोई बंदा अपने ध्यान में कल्टीवेशन के लिए बैठा होता है
इस दौरान अगर उसे किसी के डिस्टर्ब करने की आवाज आती है तो अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर ये चेक करने के लिए जरूर जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अगर मैं सही कहूँ तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सारा कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। तो जनाब यहाँ पर वो सारे लोग हाजिर हों। कुछ दिन पहले जब मैंने पोस्ट करके पूछा था कि जू के कैरेक्टर के ऊपर सबसे बेस्ट कौन सा लफ्ज सूट करता है तो काफी सारे लोगों ने बैड बॉय पर सिलेक्ट किया था, लेकिन अब पता चला कि जू फैन धोखेबाज भी है। जू फैन बहुत ज्यादा मतलबी और धोखेबाज है। ये अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, लेकिन साथ ही ये काफी ज्यादा अच्छा भी है क्योंकि ये हमारी सीरीज का हीरो है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जू फैन कैसे इसकी बीमारी का इलाज ढूंढता है।